हेलो दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देख लिया था कि हडमारिया में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको कि हार्ट, इसे कहा जाता है डॉर्सल एओर्टा, महाधमनी में जाता है पृष्ठी, फिर जाता है वेंट्रल एओर्टा में यानी कि उदर महाधमनी में, फिर ये कहाँ जाता है ब्रांकियल वेसल्स में जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इनटू राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय। जो कोरोनरी साइनस होता है ना, इसका राइट एट्रियम में जो ओपनिंग है उसे कौन गार्ड करता है? बाइकस्पिड वॉल, सेमिलुनर वॉल, थिबेसियन वॉल या फिर स्टेकियन वॉल। तो जो कोरोनरी साइनस है यानी कि हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है, तो फिर वहाँ से भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यानी कि इम्प्योर ब्लड आएगा। तो वो जो ब्लड आता है उसकी ओपनिंग राइट एट्रियम में होती है और इस ओपनिंग की जो गार्डिंग की जाती है थिबेसियन वाल्व करता है। कौन करता है? थिबेसियन वाल्व। तो राइट आंसर क्या है? सी, थिबेसियन वाल्व। और जो बाइकस्पिड वाल्व है ये क्या होता है? बाएं एरिकुलर वेंट्रिकल क्षेत्र में उपस्थित होती है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड बाएं तरफ के हार्ट में उपस्थित होता है जो एट्रियम और वेंट्रिकल को रेगुलेट करता है ब्लड सप्लाई। जो सेमिलुनर वाल्व है ये क्या होता है? वेंट्रिकुलर स्टेकियन वाल्व से महाधमनी के क्षेत्र में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ मिट्रल वाल्व इज। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलुनर या फिर वाल्व। इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। किसको? मिट्रल वाल्व को। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये पाया जाता है कहाँ पर? राइट साइड के हार्ट और वेंट्रिकल के बीच में होता है। एओर्टिक और जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं ये क्रमशः पल्मोनरी ट्रंक व एओर्टा में पाए जाते हैं और इन्हें सेमिलुनर वाल्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इफ ए चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप O इज बॉर्न टू पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप A एंड B, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर एक चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप O है ना, इसका ब्लड ग्रुप O है और इज बॉर्न टू पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप A, ठीक है ना, और जो पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप A और B है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस? ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। यदि एक बच्चे का रक्त वर्ग O है जो ऐसे माता पिता से उत्पन्न हुआ है जिनका रक्त वर्ग क्रमशः A और B है, यह को डोमिनेंस का उदाहरण है। पूर्ण प्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता के अतिरिक्त कुछ जीन्स सह प्रभाविता भी प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता जीन्स के विपरीत सह-प्रभाविता जीन्स F1 संकरों में दोनों एलील्स अपने अपने प्रभाव प्रकट करते हैं एवं दोनों भाव स्पष्ट रूप से फिनोटाइप में देखे जा सकते हैं। ऐसे जीन्स को सह प्रभावी जीन कहते हैं। अपूर्ण प्रभावित में दोनों जीन्स के उत्पादों का मिश्रण होकर मध्यम भाव प्रकट नहीं होता, परंतु सप्रभाविता में गुणों का विलयीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104, टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन। टोकोफेरॉल मेनली कहाँ स्टोर होता है? तो जो टोकोफेरॉल है इसे आप विटामिन E भी कहते हैं और फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टोकोफेरॉल का जो स्टोरेज होता है डिपोटिसम होता है या फिर लिवर में होता है, ऑप्शन सी स्किन में होता है या फिर डी लिम्फोसाइट में होता है। तो इसका राइट आंसर है क्या? लिवर। विटामिन E का स्टोरेज कहाँ होता है? लिवर में होता है और लिवर में ही ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज होता है और वसा भी स्टोर कर लेता है लिवर। साथ साथ विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B12 ये सब भी क्या होते हैं? लिवर में स्टोर होते हैं। जो पित्त है, बाइल जूस है, वो भी कहाँ बनता है? लिवर में ही बनता है। जबकि जो पित्ताशय होता है वो बस स्टोरेज करता है। आयरन, कॉपर और सब ढेर सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कहाँ पर? लिवर में। जल का भी स्टोरेज होता है, ब्लड का भी रखता है ये। अगला क्वेश्चन 105, 105 कॉलम मैच कराना है यहाँ पर। A granulocyte 9 to 18 month,
यहाँ पे यानी कि लाइफ स्पैन बोल रहा है। न्यूट्रोफिल्स 3 to 5 days, बेसोफिल्स 12 to 3 days एंड इओसिनोफिल 3 to 10 days। देखिए यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है इसको मैच कराने के लिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर तो कुछ नहीं दिया है, बट मिला करके हम यहाँ पे काम चला सकते हैं। तो मैं बोल दे रहा हूँ सारा का सारा। जो एग्रेनुलोसाइट होता है उनका जीवन काल कुछ घंटों से कई दिन तक हो सकता है। जो इओसिनोफिल होते हैं इनका जीवन काल लगभग 8 से 12 घंटे होता है। जो बेसोफिल होते हैं इनका जीवन काल लगभग 8 घंटे होता है। जो न्यूट्रोफिल होते हैं इनका जीवन काल लगभग 8 से 12 घंटे तक होता है। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिम्फ। कौन सा लिम्फ में नहीं पाया जाता? वाटर, सॉल्यूट, ल्यूकोसाइट या आरबीसी। लिम्फ में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी नहीं पाया जाता। जो लिम्फ होता है वो लगभग आरबीसी के ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थानों में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है जो रक्त केशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलता है। इसके साथ श्वेत रक्त कणिकाएँ बाहर आ जाती हैं, परंतु इसमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती। इनमें रुधिर के ही समान लसिका कणिकाएँ तथा सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस के आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, एसिटिलकोलिन विल डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट इफ इट इज अप्लाइड टू। एसिटिलकोलिन हार्ट बीट को घटा सकता है अगर ये अप्लाई किया जाए। कहाँ पर? लेफ्ट ऑरिकल पर, एसए नोड पर, एवी नोड पर या टिप ऑफ वेंट्रिकल पर। हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी कि हार्ट में ही खुद स्पेशल टाइप की मसल होती है जो हार्ट की धड़कन को उत्पन्न करती है। तो जो मसल होती है उसे एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसए नोड। ठीक है ना। तो अगर एसए नोड के ऊपर आप एसिटिलकोलिन ऐड करेंगे तो क्या होगा? हार्ट की जो धड़कन है वो कम हो जाएगी, बीट कम हो जाएगी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। यद्यपि हृदय चक्रों का सामान्य अस्थायी दर से सूत्रपात एसए नोड से ही होता है। एसए नोड स्पंदन दर को घटाने की प्रेरणा को हृदय में ले जाने वाले तंतु परानुकंपी और वेगस क्रेनियल तंत्रिकाओं में होते हैं। दाईं वेगस के तंतु मुख्यतः एसए नोड को तथा बाईं के मुख्यतः एवी नोड को प्रभावित करके स्पंदन दर घटाते हैं। क्या बोला गया? जो दाईं वेगस के नर्व होते हैं ये एसए नोड को तथा बाईं जो वेगस के नर्व होते हैं ये एवी नोड को प्रभावित करके स्पंदन घटाते हैं। घुंडियों को इस प्रकार प्रभावित करने हेतु इन तंत्रिकाओं के हृदय छोरों पर एसिटिलकोलिन नामक पदार्थ का श्रावण होता है। एसिटिलकोलिन एसए नोड को साइनो ऑरिकुलर एसए नोड को प्रभावित कर स्पंदन दर को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है 108, द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉयड फाउंड इन द बॉडी इज। सबसे ज़्यादा स्टेरॉयड बॉडी में कौन सा पाया जाता है? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन या कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि एल्डोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स हैं और जो कि बहुत लेस अमाउंट में हमेशा इनकी आवश्यकता होती है बॉडी को। तो शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा है स्टेरॉयड? कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन और पित्त का निर्माण करता है जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु इसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो रक्त में थक्के जम जाते हैं जो हृदय के लिए घातक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 109, 109, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ट्रंक। कह रहा किसके पास ट्रंक में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता? साइफंकुलस, बी इकाइरस, सी पॉलीगोडियस, डी नेरीज। यहाँ पर देखिए ये जो
इसका आंसर क्या होगा? एक बी होगा इकाइरस। इकाइरस के ट्रंक क्षेत्र में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। इकाइरस सर्पपुच्छ समुद्री जंतुओं का एक छोटा समूह है। इस जंतु समूह को पहले एनेलिडा के अंतर्गत माना जाता था, किंतु अब उन्हें अलग संघ के रूप में मान्यता मिल गई है। ठीक है ना, यानी कि एनेलिडा से पहले जब इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जा रहा है तो कह सकते हैं कि स्केलमेंथीज के बाद क्या आता है? एनेलिडा आता है। तो एनेलिडा के बीच में ये कहीं रखे जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं, और ये लोग पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। जो अल्फा चेन होता है इसमें बीटा चेन पूछ रहा है, ठीक है। जो अल्फा चेन होता है इसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं तथा बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट कशेरुकी के हृदय स्पंदन होता है न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? मायोजेनिक। आंसर बी होगा। और वो जो मसल होती है स्पेशल, उसे बोलते हैं पेसमेकर या एसए नोड बोलते हैं। जो कशेरुकी होते हैं ट्यूनिकेट्स होते हैं, ट्यूनिकेट मतलब यूरोकॉर्डेटा, और कुछ मोलस्का में मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। याद रहे, मोलस्का में भी मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। इसमें हृदय स्पंदन का निष्पादन विशेष प्रकार की मांसपेशियां कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। न्यूरोजेनिक हृदय बहुतायत कीटों आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, ए कपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ एडॉप्टेड ए सन। है ना, देखिए को रिपीट कर रहा है कि एक कपल है जिनमें से किसी एक का ए बी है और किसी एक का ओ है, और एडॉप्टेड ए सन लेटर ऑन दे गिव बर्थ टू ट्विंस। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया? ट्विंस को जन्म दिया। द ब्लड ग्रुप ऑफ द एडॉप्टेड सन इज, कह रहे हैं कि जो एडॉप्टेड सन का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? एडॉप्ट किया है ना, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक दंपति जिनका रक्त समूह ए बी तथा ओ है ने एक लड़के को गोद लिया। बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। गोद लिए लड़के का रक्त समूह है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि गोद लिया हुआ बच्चा है, दे गिव, बाद में उनको जुड़वा बच्चा हुआ, तो गोद लिए लड़के का रक्त समूह है, वो तो पता ही चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कहा गया है कि कोई भी ब्लड ग्रुप आप बोल सकते हैं जो डोनर हो या एक्सेप्टर हो, तो इस बेस पे यहाँ सी दिया है, लेकिन इससे कोई आंसर बहुत क्लियरिटी नहीं मिल रही है। जन्मे जुड़वा बच्चों का रक्त ग्रुप तो पता हो जाएगा। दिए गए रक्त वर्ग ए बी के अलावा गोद लिए बच्चे का जो रक्त समूह होगा ए बी या ओ हो सकता है। यानी कि अगर हमें सामने वाले का नहीं पता है तो यही कह सकते हैं ना कि इसका ए बी होगा या ओ होगा, तो बहुत क्लियर डाटा इसका नहीं बताया जा सकता। भाई हमारे सामने जो खड़ा, हमें क्या पता है? हमने अपने घर किसी को लाया, हमें क्या पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है? क्वेश्चन नंबर 113, 113, क्लोराइड शिफ्ट इज लिंक्ड विद। जो क्लोराइड शिफ्ट है वो किससे संबंधित है? ये क्या होता है कि ब्लड में आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आरबीसी के अंदर क्लोरीन की एंट्री होती है, क्लोराइड आयन की, तो उसे बोलते हैं आरबीसी क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो कह रहे हैं किस संबंधित है? O2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड रक्त, और CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, O2 ट्रांसपोर्ट इन लंग्स, CO2 ट्रांसपोर्ट इन लंग। इसका राइट आंसर होगा CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। राइट आंसर बी। क्लोराइड शिफ्ट CO2 परिवहन संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्ग, है ना, हैमबर्ग फिनामिना कहते हैं। हैमबर्ग फिनामिना कहते हैं। इसका नाम प्रमुख वैज्ञानिक हैमवर्क के नाम पर पड़ा है। यह एक प्रक्रिया है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है, जिसमें बाइकार्बोनेट का आदान प्रदान होता है और क्लोराइड लाल रुधिर कोशिका आरबीसी मेम्ब्रेन के पार निकल जाती है। ठीक है ना, इसमें बाइकार्बोनेट का आदान प्रदान होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है कि आउटसाइड, और उसके बदले क्या होता है? क्लोराइड आयन की एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, 114,
ट्राइकस्पिड वॉल्व इन हार्ट ऑफ यूथेरियन इज प्रेजेंट बिटवीन, आपको बताया जाता है कि जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो राइट साइड के हार्ट और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ट्राइकस्पिड प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंदो क्या बोलते हैं, बायां अलिंदो बायां निलय, बी राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, सी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, डी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, त्रिकपाटी वॉल्व पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, द ब्लड सेल विच शो फैगोसाइटोसिस इन ह्यूमन आर, मानव में भक्षणिक प्रदर्शित करने वाले रुधिर कोशिकाएं हैं, ए मोनोसाइट, बी प्लेटलेट, सी इयोसिनोफिल्स, डी बेसोफिल्स। तो जो भक्षणी कोशिकाएं होती हैं कौन सी होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, आपको पता ही है, प्लेटलेट थक्का जमाते हैं, और जो इयोसिनोफिल्स होती हैं ये क्या होती हैं, भक्षणिक नहीं होती, जो बेसोफिल्स होती हैं ये ढेर सारे केमिकल का सिक्रीशन करती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और ये लोग ब्लड सेल का 2 से 6% भाग बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन संबंधित कर्व है कैसा होता है, हाइपरबोलिक, हाइपोबोलिक, सिग्मोइड या फिर लीनियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी सिग्मोइड। कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जिसने ऑक्सीजन ग्रहण की है इसकी प्रतिशत संतृप्त मात्रा कहलाती है। यह रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्त के इस संबंध का ग्राफी चित्रण एक वक्र द्वारा करते हैं जिसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन कर्व कहते हैं। यह सदर सिग्मोइड और एस की आकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, हीमोफिलिया इज काज्ड बाय, स्याना क्षमता किस कारण होती है, एक्स्ट्रा ऑटोसोम, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम या फिर डी जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, सी। हीमोफिलिया जो होती है एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसे सर्वप्रथम जॉन है ना कैटो ने खोजा था। इस रोग का यूरोप के शाही परिवार में पेडिग्री का हेल्डन ने व्याख्या किया था, जिस कारण से इस बीमारी को शाही बीमारी, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। यह बीमारी लिंग गुणसूत्र के एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस बीमारी में खून का थक्का देरी से बनता है, जिसके कारण छोटे से घाव से भी व्यक्ति की ज़्यादा खून बह जाने से मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 118, ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन इज, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है कितनी। ऑप्शन ए 72 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.7 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड या ऑप्शन डी 1.2 सेकेंड। इसका राइट आंसर होता है क्या, 0.8 सेकेंड होता है। आंसर सी, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की चक्र की अवधि 0.8 सेकेंड होता है। यह स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। विभिन्न स्तनियों में इसका समय हृदय स्पंदन के अनुसार इसी के उल्टे अनुपात में होता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर लगभग 72 से 75 प्रति मिनट है। अतः हृदय का चक्र क्या होगा, तो 60/70 = 0.8 सेकेंड। 60/70 = 0.8 सेकेंड। इसमें अलिंदों की आकुंचन एवं शिथिलन, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, प्रवस्थाओं का समय क्रमशः 0.01 तथा 0.7 सेकेंड और निलय का क्रमशः 0.3 से 0.5 सेकेंड होता है। इस प्रकार 72 से 75 बार स्पंदन करके हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। अतः 50 वर्ष के औसत जीवन काल में हमारा हृदय लगभग 2 अरब बार स्पंदन करके लगभग 13 करोड़ लीटर
रुधिर पंप करता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ABO ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप संभव हैं। जीन प्रारूप है, ध्यान दीजिएगा। तो जो A है इसका हो जाएगा IA और IO दो तो एक हो जाएगा, और दो हो जाएगा B का भी ऐसे ही, और एक हो जाएगा किसका, क्या बोलते हैं, O का, IO। तो बोल रहा है कितना जीन समूह पॉसिबल है, जीन प्रारूप। तो यहाँ पर अगर ऐसे देखेंगे तो सारे अगर एलील को लेंगे तो वैसे तो बन जाएंगे 2 सेट उधर 2 सेट इधर, तो कितने हो जाएंगे, 5 सेट दिखने में मिल रहे हैं। बट फिर भी देखते हैं एक्सप्लेनेशन को हम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही दिखाया गया है, ऑप्शन सी। 6 बताए जा रहे हैं। जरा 6 को हम काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं 6 कैसे पॉसिबल है, इसको चेक करते हैं हम। अच्छा, ए भी छूट ही गया था, ठीक है। तो 6 प्रारूप पॉसिबल हैं। एक बार देख लीजिए इसको अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो आपको पता है डाटा कि 100 ml ब्लड जो होता है वो 15 ग्राम उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और 20 ml को कैरी करता है। 20 ml ब्लड और 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो 1 लीटर कितना करेगा, 10 टाइम कर देंगे हम। तो 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन टू बॉडी। तो 20 टू 100 ml, ये सही होगा इसका। जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml O2, तो 100 ml ब्लड कंटेन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, सो 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑक्सीजन। सो 1 लीटर यानी कि 1000 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 200 ml ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 121, द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज। पीत अस्थि मज्जा का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ RBC, ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ RBC, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन या स्टोरेज ऑफ फैट। तो जो येलो बोन मैरो होता है इसका काम होता है फैट को स्टोर करना, याद रहे इस बात का, ये फैट का संग्रह करता है। पीत अस्थिमज्जा वसा के संग्रह का कार्य करता है। एक समान हड्डी में सिरे फूले हुए और इनके बीच लगभग लंबी दंड सॉफ्ट या डायफासिस बोलते हैं होती है। दंड खोखली होती है। इसकी गुहा को अस्थि गुहा है ना, अस्थि गुहा कहते हैं। इसमें एक अर्ध ठोस कोमल वसी ऊतक द्वारा भरा रहता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। मज्जा में अनेक वसा कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, लाल रुधिर वाहिनियां होती हैं। दंड भाग में वसा कोशिकाएं की प्रचुरता के कारण अस्थि मज्जा क्या होती है, पीली, परंतु सिरों के पास रुधिर वाहिनियों की प्रचुरता के कारण अस्थि मज्जा लाल होती है। क्वेश्चन नंबर 122, स्ट्रोक वॉल्यूम इन ए हेल्दी एडल्ट मैन इज। एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। $70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्वस्थ मनुष्य वास्तव में स्ट्रोक आयतन 70 ml होता है। स्ट्रोक आयतन शब्द का प्रयोग हृदय के दोनों वेंट्रिकल में किया जाता है। यद्यपि इसका प्रयोग सामान्यतः बाएं वेंट्रिकल के लिए किया जाता है, परंतु वेंट्रिकल के लिए स्ट्रोक आयतन समानतः बराबर होता है। यदि एक स्वस्थ मनुष्य
अपने दोनों स्ट्रोक आयतन का लगभग 70% ही होता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? ए हैव थिक वॉल, बी हैव वॉल, सी हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो धमनियाँ होती हैं इनमें क्या लगे होते हैं? कपाट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कपाट। हैव कपाट क्या है? विच ऑफ द फॉल्स फॉर आर्टरीज। धमनियों में जो कपाट लगे होते हैं किस में लगे होते हैं? ये लिखा है धमनियों में कपाट लगे होते हैं। क्या है? गलत है। जो कपाट होते हैं वो सिरा में होते हैं, यानी कि वेन्स में होते हैं, क्योंकि ब्लड का जो सप्लाई होता है उनमें धमनियों के कंपेरिजन में स्लो होता है। तो ब्लड फ्लो को लगने के लिए सिरा में यानी कि वेन में कपाट होता है, ना कि धमनी में। धमनी का वॉल थिक होता है, सही है। हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, भी सही है। तो देखिए पॉइंट्स को। धमनियों की दीवार अपेक्षाकृत मोटी, पेशी तथा लचीली होती है। इनकी जो गुहा होती है वो पतली होती है। यही कारण है कि धमनियाँ हृदय के पंप करते समय अंदर से रुधिर के दाब को सहन कर लेती हैं, क्योंकि इनकी दीवार क्या होती है? मोटी और लचीली होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना होता है? एक्सेस साल्ट, यूरिया एंड एक्सेस वाटर, ऑप्शन यानी कि अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल। ऑप्शन बी एक्सेस साल्ट, वाटर एंड अमीनो एसिड, यानी कि अत्यधिक लवण, जल तथा अमीनो एसिड। ऑप्शन सी एक्सेस वाटर, यूरिया एंड अमीनो एसिड, यानी कि अत्यधिक जल, यूरिया तथा अमीनो अम्ल। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए है एक्सेस साल्ट। अत्यधिक लवण अगर है ब्लड में, और यूरिया और जल को निकालने का कार्य करता है कौन? किडनी करता है। और जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है? कैपिलरी, बी आर्टरी, सी वेन, डी वेना केवा। तो क्या होनी चाहिए? कैपिलरीज होनी चाहिए। जो शरीर सबसे छोटी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। जी ए कैपिलरीज। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी केशिका होती है। रुधिर केशिकाएँ बहुत महीन होती हैं। इनकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिका जितनी होती है। केशिकाओं की भित्ति पानी, छोटे छोटे अणुओं, घुलित पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होती है, परमेबल होती है। अतः रुधिर केशिका तथा ऊतक केशिकाओं के बीच उपर्युक्त सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है तथा रुधिर के माध्यम से आवश्यक पदार्थों का परिसंचरण होता है। केशिकाएं फेफड़ा में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ HB। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है हाइपरबोलिक, लीनियर, सिग्मॉयड, स्टेशनरी। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था सिग्मॉयड होता है, सिग यानी कि सिग्मॉयड होता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र सिग्मॉयड होता है। अधिक ऑक्सीजन सांद्रता वाले क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस क्रिया में आयरन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करता है। वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता को आंशिक दाब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अल्वियोलाई में भरी हुई वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 से लेकर के 110 मिलीमीटर Hg का होता है। इस आंशिक दाब पर रुधिर के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन धारण क्षमता अधिकतम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सभी परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करके संतृप्त अवस्था में होते हैं। हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है
प्रतिशत संतृप्तता कहलाती है। हीमोग्लोबिन की 100% संतृप्तता होने पर रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक बढ़ जाने पर भी रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है, किंतु आंशिक दाब घट कम होने पर रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। रुधिर में PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 97 mmHg होता है। इस PO2 पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता 97% अथवा लगभग 100% होती है। 50% हीमोग्लोबिन ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, अर्थात 30 mm आंशिक दाब पर रुधिर में हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात बराबर हो जाता है तथा ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0 होने पर रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं रहता। ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच खींचा गया वक्र सिग्मॉइड यानी कि S जैसा होता है, जिसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 127। इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट, जो प्लेटलेट का नॉर्मल नंबर होता है थर्मोसाइट का पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मिलीमीटर में कितना होता है? 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होता है, 5 से 7 लाख तक होता है, या 2 लाख से 3 लाख, या फिर 2 लाख से 4 लाख होता है। तो जो प्लेटलेट होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका अमाउंट 2 से 4 लाख तक होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती है। इसकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में 3 लाख होती है, 2 से 4 लाख। इनका आकार अनिश्चित व व्यास 2 से 4 माइक्रोन होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका कार्य, ये रुधिर का थक्का बनाती है जिससे रक्तस्राव रुक जाता है तथा कटा फटा हुआ स्थान रुधिर के थक्के में ढककर जीवाणु तथा धूल आदि से सुरक्षित हो जाता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन के प्लाज्मा में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुला होता है? मैन के, बर्ड के, फ्रॉग के, अर्थवर्म के। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, अर्थवर्म। शरीर के विभिन्न भागों के बीच रासायनिक पदार्थों के संवहन के लिए केचुए में निश्चित वाहिनियों का विकसित एवं बंद रुधिर परिसंचरण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल रंग का होता है, परंतु कशेरुकियों के विपरीत केचुओं में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। रुधिर अणु सभी रंगहीन एवं केंद्रकमय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। ब्लड ग्रुप AB कंटेन, रुधिर वर्ग AB में होता है नो एंटीजन, कोई प्रजन नहीं, नो एंटीबॉडी, नो कोआगुलेंट प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। जो ब्लड ग्रुप AB है इसमें एंटीजन तो A और B दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या होगा? B सही होगा। इसको आपके बाद देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 130। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड बाय। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुक जाता है। A अल्ब्यूमिन द्वारा, B हिपेरिन द्वारा, C ग्लोबुलिन द्वारा, D फाइब्रिनोजन द्वारा। अभी इससे पहले बताया गया था मास्ट सेल और जो बेसोफिल होती हैं हिपेरिन निकालती हैं, जिसकी वजह से हमारे रुधिर वाहिनियों में ब्लड का थक्का नहीं जमता और ब्लड ठीक ठाक बहता रहता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है, मास्ट सेल्स करती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। व्यक्ति का हृदय कैसा होता है? न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, डाइजेनिक या फिर मोनोजेनिक। तो राइट आंसर क्या होगा? जो ह्यूमन होता है इसका हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, क्योंकि स्पेशल टाइप की मसल पाई जाती है। एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, यानी कि जो आर्ट्रियम है उसके वेना केवा की ओपनिंग के पास स्पेशल टाइप की मसल होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एसए नोड या पेस मेकर। और वही हार्ट की बीट को 72 टाइम पर मिनट है ना की कैपेसिटी रखता है धड़काने की। तो कौन है? मायोजेनिक है इंसान का हार्ट।
जो अकशेरुकी होते हैं यानी कि इनवर्टिब्रेट होते हैं उनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या होते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर्स, जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसे क्या पता करते हैं? हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो एक मशीन होती है जो कि आपने देखा होगा कि आर्म पे बांधते हैं और ही प्रेशर जनरेट करते हैं, तो जिसके हेल्प से क्या जाना जा सकता है, ब्लड प्रेशर को मापा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर रुधिर दाब मापते हैं, ब्लड प्रेशर। हृदय स्पंदन में लब तथा डब की जो ध्वनि सुनाई देती है, इस ध्वनि को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। धमनियों में रुधिर दाब निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, हृदय की सिकुड़न व शिथिलन से। दूसरा, रुधिर वाहिनी में पहुंचने व निकलने वाली रुधिर की मात्रा पर। तीसरा, रुधिर की श्यानता पर। चौथा, रुधिर वाहिनी की दीवार के लचीलेपन पर निर्भर करता है कि रुधिर दाब कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 133, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इज। रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, याद रहे ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं। पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, NaCl कंसंट्रेशन, इनफिल्ट्रेट, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड मसल्स इन द वॉल ऑफ, है ना, आर्ट्रियोल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्ट्रियोल्स। धमनियों की भित्ति में पाई जाने वाली जो पेशियाँ होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड का फ्लो कैसा होगा। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर रिसीव्ड बाय एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है? जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन एक्टिवेट करता है? ब्लड वॉल्यूम का वॉल्यूम कैसा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, आयनिक कंसंट्रेशन कैसा है। एन एक्सेसिव आयन बाई फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या उसी को एसिप्रेसिन भी कहते हैं, फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। ब्रेन में दो पोर्शन था, एक था एडनोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसमें दो पोर्शन थे। आंतरिक पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और जो पश्च पिट्यूटरी है उसे बोलते हैं क्या हम, न्यूरोहाइपोफाइसिस उस ग्रंथि का। ADH फैसिलिटीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल देयर बाय प्रिवेंटिंग डाईयूरेसिस। तो जो ADH होता है ये क्या करता है कि जो लेटर पार्ट होता है टिब्यूल का यानी कि DCT वाला हिस्सा होता है वहाँ पे क्या करता है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन से बढ़ा देता है जिससे कि यूरिन कम बनता है, और जब कम यूरिन बनता है यानी कि जब ज़्यादा यूरिन बनता है उसे डायूरेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एरिथ्रोसाइट डेवलप फ्रॉम। भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। A बोन मैरो में, B लीवर एंड किडनी, C स्प्लीन एंड किडनी, D लीवर एंड स्प्लीन। इसका राइट आंसर क्या होगा, लीवर एंड स्प्लीन। इसका राइट आंसर क्या होगा, लीवर एंड स्प्लीन बनाते हैं ब्लड जब बच्चा मदर की बॉडी में मतलब डेवलप हो रहा होता है तब। आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण योग सैक में होता है, परंतु इसके बाद की भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण मुख्य रूप से लीवर व प्लीहा में होता है यानी कि स्प्लीन, तथा जन्म के बाद RBC का निर्माण बोन मैरो में होने लगता है, अस्थि मज्जा में होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 135, विच साल्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। लवण जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है कौन है? मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या है, D कैल्शियम। जब कटे हुए भाग से रुधिर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनट में जम जाता है, जिसे रुधिर का स्कंदन कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। जब किसी स्थान से रुधिर बहने लगता है और यह रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट टूट जाते हैं तथा इससे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर रुधिर के प्रोटीन को से क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्ट नामक पदार्थ में बदल जाता है।
ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर में कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। फाइब्रिन जो होता है रक्त रुधिराणुओं में से मिलकर रक्त का थक्का जमाता है। जो विटामिन के होता है उसे नेफ्रोक्विनोन भी कहते हैं, इस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन, कार्डियक साइकिल स्टार्ट विथ, कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है ए ऑरिकुलर डायस्टोल, बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सी ऑरिकुलर सिस्टोल, डी नन ऑफ दीज। जो कार्डियक साइकिल है इसकी शुरुआत होती है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल से, निलय के संकुचन से शुरुआत होती है किसकी, कार्डियक साइकिल की, हृदय चक्र की। प्रत्येक हृदय चक्र का समापन निलय यानी कि वेंट्रिकल के अधिकतम आकुंचन से और नए हृदय चक्र का प्रारंभन निलय के शिथिलन से शुरुआत होता है। नए चक्र के प्रारंभ के समय आलिंद पहले से ही शिथिलन प्रावस्था में होता है और आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, वोल्कमैन कैनाल आर कनेक्टेड विद। जो वोल्कमैन कैनाल होता है वो किससे जुड़ा होता है, फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल, बोन मैरो अस्थि, या हैवर्सियन कैनाल, या डी थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। जो हैवर्सियन कैनाल एक होता है, एक होता है वोल्कमैन कैनाल। ध्यान दीजिएगा, बोन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैमेलियन बोन का हैवर्सियन कैनाल का होना। और जो बोन मैरो है तो ब्लड फॉर्मेशन करता है। तो 37 का जो होगा क्या होगा आंसर, एक सेकेंड कहाँ थे, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्या हैवर्सियन कैनाल को जोड़ता है, यानी कि हड्डियों का स्पेशल कैरेक्टर में जो हैवर्सियन कैनाल है उसी को कनेक्ट करता है कौन, वोल्कमैन कैनाल। वोल्कमैन नलिकाएं हैवर्सियन नलिका से जुड़ी होती हैं। हड्डियों में पाई जाने वाली छोटी सी चैनल सदृश संरचना वोल्कमैन नलिकाएं कहलाती हैं। ये नलिकाएं हैवर्सियन नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। वोल्कमैन कैनाल ऑस्टियोन के अंदर भी पाई जाती है। इसकी खोज जर्मन फिजियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वोल्कमैन ने किया था। विच ल्यूकोसाइड हैज बीन शेप्ड न्यूक्लियस। किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है, ए बेसोफिल में, बी मोनोसाइट में, सी न्यूट्रोफिल में, डी इओसिनोफिल में। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, मोनोसाइट होगा। सेम के बीज जैसा इसका न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का। तो जो WBC होते हैं इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो तरह तरह का होता है। उनका स्ट्रक्चर जो होते हैं कई तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस बाइलोब, ट्राइलोब, पेंटालोब इस तरह से देखने को मिलते हैं, एस शेप्ड। मोनोसाइट के केंद्र की संरचना सेम के बीज के आकार या अर्धचंद्राकार होती है। ये संख्या में कम होते हैं। जितना भी WBC होता है उसका कुल 2 से 10% होते हैं। ये 700 है ना cc मिलीमीटर होते हैं, परंतु सबसे बड़े 12 से 20 m व्यास के रुधिराणु होते हैं। ये सक्रिय भ्रमण एवं भक्षाणु क्रिया अर्थात फैगोसाइटोसिस करते हैं। प्रायः ये ऊतक द्रव में जाकर मैक्रोफेज में बदल जाते हैं और जीवाणु आदि भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट हैपेंस टू HbO2 डिसोसिएशन कर्व इफ pH ऑफ ब्लड इज डिक्रीज। रक्त का pH मान घट जाने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है, वियोजन वक्र है, उसका क्या होता है, शिफ्ट टू राइट साइड, शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, रिमेन्स अनअल्टरेटेड या बिकम्स निगेटिव। कह रहे हैं कि जब pH मान कम होगा ब्लड का तो जो डिसोसिएशन कर्व है वो दाहिनी ओर विस्थापित होगा या फिर बाईं ओर, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रहे जब pH कम होता है, O2 का लेवल कम होता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लगते हैं जो उनके बीच जो बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो कर्व है वो किधर जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होता है।
रक्त का पीएच मान घटने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र डिसोसिएशन जो वक्र होता है, शरीर के ताप एवं रुधिर के पीएच का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ने या पीएच के घटने यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ने से दाहिनी ओर खिसक जाता है। ऐसी दशा में O2 के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण कम हो जाता है और इसके द्वारा ऑक्सीजन की किसी एक प्रदत्त मात्रा को ग्रहण करने के लिए O2 की मात्रा अर्थात O2 की आंशिक दाब का अधिक होना आवश्यक होता है। इसके विपरीत ताप के घटने या पीएच के बढ़ने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र बाईं ओर खिसकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर ऑफ हार्ट हिज। आपको बता दिया गया जो एससी नोड होता है पेस मेकर होता है। क्वेश्चन नंबर 141, इफ हार्ट बीट 120 पर मिनट देन द ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल विल बी। यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है तो कार्डियक चक्र की अवधि क्या होगी? 0.5 या फिर 0.6 या 0.8 या फिर 2। तो जो कार्डियक चक्र है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है तो कार्डियक चक्र की अवधि 2 सेकंड होगी। हृदय की धड़कन 120 प्रति है यानी कि 20 प्रति मिनट, तो 60 सेकंड में कितना होगा? तो क्या करेंगे, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, यानी कि 1 सेकंड में एक बीट करने में कितना समय लगेगा? ये 2 सेकंड। ठीक है, चक्र की अवधि कितना लगेगा? 2 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन 142, लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? लामा में, मस्क डियर में, एम्फ्यूमा में, नेक्चुरस में। तो बता दें आपको जो लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है वो एम्फ्यूमा में पाई जाती है। इसका जो व्यास होता है लगभग 70 से 80 माइक्रोन का होता है, 75 से। सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो मस्क डियर में पाई जाती है, लगभग 2 से 5 माइक्रोन की होती है। और लार्जेस्ट जो आरबीसी होती है ये सभी लगभग अब एनिमल्स में, मैमल्स में पाई जाती है, 9 से 11 माइक्रोमीटर की होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। निम्न अंगों में किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? हृदय को, लीवर यानी कि यकृत को, स्प्लीन यानी कि तिल्ली को, या लंग्स को। तो जो स्प्लीन है इसे क्या ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन एब्डोमेन के ऊपर बाएं हिस्से में उपस्थित होता है। भिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न प्रकार का होता है आकार का। यह पर्पल रंग का 4 इंच लंबा होता है और क्या करता है? ब्लड को स्टोर करता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जो डेड आरबीसी होती हैं इसी में आके स्टोर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन मैमल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। निम्न में कौन रक्तवाहिनी रक्तधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन या हेपेटिक आर्टरी। आएगा और फिर जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? हेपेटिक वेन बोलेंगे, जो ब्लड ले जाने वाला है। तो क्या आंसर होगा इसका? देखिए हेपेटिक वेन। ठीक है ना, तो राइट आंसर ए। यकृत सिरा या हेपेटिक वेन जो होती है रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में यूरिया हेपेटिक सिरा में पाई जाती है। चूँकि यकृत कोशिकाओं में यूरिया का निर्माण होता है, सबसे कम मात्रा में यूरिया का निर्माण रीनल सिरा में होता है। क्वेश्चन नंबर 145, हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको बता दिया गया था कि जो 100 ml ब्लड होता है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, जो 20 ml ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो क्या किया गया था कि 20/15 करेंगे तो आएगा 1.34 ml। तो डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, द हार्मोन विच स्टिमुलेट हार्ट बीट इज। जो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है वो कौन सा है? थायरॉक्सिन है, ग्लूकागॉन है, एड्रीनलिन है या फिर गैस्ट्रिन है। तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है
ये क्या करता है, हार्ट बीट को और बढ़ाता है। हृदय स्पंदन तो स्टार्ट तो होता है किसके द्वारा, पेस मेकर के द्वारा, लेकिन इसे उत्तेजित कौन करता है, एड्रेनालिन। यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होती है, नियंत्रित करने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कार्यकारी अंगों को प्रभावित करता है। कार्यकारी अंगों पर प्रभावी होने के कारण एड्रेनालिन अरेखित पेशियाँ इनवॉल्यूटरी मसल को उत्तेजित करता है, जिससे त्वचा व अंतरांगों में रुधिर वाहिनियाँ एवं कोशिकाओं की दीवार सिकुड़ जाती है। इससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पुतली फैल जाती है, आंखें चौड़ी फटी फटी हो जाती हैं और श्वसन तीव्र गति से होने लगता है, पसीना बहुत अधिक आने लगता है। अगला क्वेश्चन, एन एडल्ट ह्यूमन हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज। एक जो वयस्क मानव होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब क्या होता है, ए 50 mmHg एंड 80 mmHg, बी 120 mmHg एंड 80 mmHg, सी 80 mmHg एंड 120 mmHg, डी 80 mmHg एंड 80 mmHg। तो जो सिस्टोलिक दबाव होता है वो 20 mmHg का होता है और डायस्टोलिक जो दबाव होता है वो 80 mmHg का होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन बोथ पेरेंट आर ऑफ ब्लड टाइप ए बी दे कैन हैव चिल्ड्रेन विद। जब दोनों जनक का रुधिर वर्ग ए बी के हो तो उनके बच्चे हो सकते हैं हमेशा क्या होंगे, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी ही है तो उनके बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे। हैव ब्लड ग्रुप टाइप ए बी, क्या दिया इसमें, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अच्छा आई बी, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। देखते हैं, ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये बी वाला सही होगा। यहाँ देख लीजिए पॉसिबिलिटीज जो है, क्वेश्चन नंबर 149, इफ ए चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज ए बी एंड हर फादर्स ब्लड ग्रुप इज ओ, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज हर मदर। यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो उसके माता का रुधिर वर्ग क्या होगा, उसके पिता का ओ है तो इसमें कोई डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पिता का ओ है तो बच्चे का कभी भी ए बी नहीं हो सकता। नन ऑफ डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, हार्ट बीट इन वर्टिब्रेट इज। कशेरुकियों में हृदय स्पंदन होता है तो आपको बताया गया है मायोजेनिक होता है ना, एस से नोट करता है यानी कि पेस मेकर करता है। बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच सेल आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है, एरिथ्रोसाइट ये तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए होती है, लिम्फोसाइट्स ये सब क्या होती हैं, इम्यूनिटी के लिए होती हैं, इओसिनोफिल्स ये लोग क्या होती हैं, अच्छा तो क्या लिम्फोसाइट, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट एक ब्लड जमाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। देख लीजिए इसको आप, क्वेश्चन 152, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कंट्रोल्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रक्त पुट्टिकाओं का उत्पादन नियंत्रित कौन करता है, एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, प्लाज्मिन या हिपैरिन। इसका राइट आंसर होगा बी। जो थ्रोम्बोपोएटिन होता है ये प्लेटलेट के उत्पादन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और जो प्लेटलेट होती हैं ब्लड थक्का जमाने में सहायक होती हैं। हाउ मेनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन आर फाउंड इन द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, तो 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, टोटल कितने पाए जाते हैं, 4। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी 4 पेप्टाइड चेन्स, और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और जो एंटीबॉडी होता है वो वाई आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ, सर्कुलेशन यानी कि रुधिर परिसंचरण।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।